गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो अपने डैड का घर छोड़ देती है, बिजनेस छोड़ देती है और एक छोटे से जाके अपार्टमेंट में रहती है। और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए उसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड रहती है जो उसे बोलती है कि ऑल टाइम सपोर्ट करते हैं। इसी ड्यूरेशन में वो 2 महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, बहुत सारी कंपनीज में जाती है, वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू देती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके जितने भी इंटरव्यूज़ रहते हैं वो सब कैंसिल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसके डैड उस पर नज़र रख रहे थे। उसके डैड ये चाहते थे कि उसकी बेटी उन्हीं के पास हारते हुए आए, स्टबन हो। वो भी स्टबन थे, ये भी स्टबन थे, और किसी भी हालत में वो ये चाहते थे कि वो गिड़गिड़ाते हुए अपने डैड के पास आए और अपने डैड की चीज़ें करे। पर यहाँ पर जो वंशिका थी वो भी मिस महाजन की ही तो बेटी थी, तो वो बिल्कुल भी रेडी नहीं रहती है ये सब करने के लिए। और हर चीज़ के लिए वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी। थोड़ा वक्त इसी तरीके से बीतता है और जब उसके जो ब्रदर्स रहते हैं उनको पता चलता है तो वो लोग आते हैं, उसके लिए सब चीज़ करते हैं। अब उसके आगे ब्रदर उसको हक करते हुए उसे बोलते हैं कि आइंदा के बाद अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुई ना तो तुम मुझे बता देना, ये सोचना भी मत कि तुम मुझे कॉल नहीं करोगी। फिर वो उसे बोलते हैं मिस आरोही, तो बोलते हैं यस आरोही, आई एम रियली रियली थैंक यू कि आपने मेरी बहन के लिए इतना सब कुछ किया है और इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो। आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्लैड। तो उसे कहते हैं कि थैंक यू, बट इसमें थैंक यू की क्या बात है, वो भी तो मेरी फ्रेंड ही है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहती है वो स्टबन भी बहुत ज़्यादा है, हमें तो बता नहीं रही है कि वो अपने डैड से क्यों लड़कर आई है। बट आई होप कि आपको जब भी पता चलेगा तो आप मुझे चीज़ें बता दीजिएगा और ये कोशिश करिएगा कि अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम में हम हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि वो अकेली है, उसके ब्रदर्स भी उसका ध्यान रखने के लिए हैं। तो उसे कहते हैं कि बिल्कुल आप जैसा बोलते हैं मैं बिल्कुल रखूँगी। तभी यहाँ से जो आरोही होती है अपनी जाते से अपने गर्लफ्रेंड के पास जाती है, वंशिका के पास, और बोलती है कि आप तो तुम्हारे ब्रदर्स तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तुमने कभी मुझे बताया नहीं। तो उसे कहती है कि अरे इसमें बताने वाली क्या बात थी, ब्रदर्स हैं वो तो अपनी सिस्टर से प्यार तो भला करेंगे। वैसे पसंद आ गए हैं क्या? तो कहती है क्या बात कर रही हो, वो मेरे साले हुए ना, मैं भला उनको क्यों ऐसे पसंद करूँगी? तो कहती है अच्छा, अरे इतना सीरियसली मत हो, मजाक कर रही थी मैं, थोड़ा बहुत तो मजाक तो बनता है ना। तो उसे कहती है ज़्यादा मजाक मत किया करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कैसे फालतू का तुम मजाक करो। तो उसे कहती है अरे बाप रे, कितना ज़्यादा गुस्सा है तुम्हारे मन में, चलो वो सब छोड़ो, इधर आओ। तो ऐसे करके उसे बहुत टाइटली हग करती है, बहुत प्यार से हग करते हुए एकदम बहुत बहुत टाइटली हग करती है। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में प्यार से मोमेंट होते हैं। वक्त ऐसी तेज़ी से बीत रहा था। यहाँ पर जो हमारी आरोही थी वो अपने फोकस जो रहता है अपनी कोचिंग क्लासेस में कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो जानशील रहती है अपने स्टडीज़ पे फोकस कर रही रहती है, और यहाँ स्टडीज़ पे फोकस कर रही रहती है, अपने कॉलेज में जाती है, बहुत अच्छे से काम कर रही रहती है। और यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी छोटी रहती है वो नीट के एग्ज़ाम्स के लिए अब प्रिपरेशन कर रही रहती है। नीट का एग्ज़ाम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और वो नीट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रही रहती है। सबकी लाइफ इसी तरीके से चल रही थी, पर एक दिन ऐसा होता है कि यहाँ पर जो आरोही रहती है जैसे अपने कोचिंग क्लासेस में जाती है, तो जब वो कोचिंग क्लासेस में जाती है तब वो देखती है कि वहाँ पर उसकी कोई भी फैकल्टी तक नहीं है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो एकदम से बोलती है कि यहाँ पर सब लोग कहाँ गए? वो सबको फ़ोन लगा रही रहती है, लेकिन एक टाइम पे सभी के सभी फ़ोन बंद आ रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? सबके फ़ोन एक साथ बंद आते हैं। उसे कोई भी चीज़ समझ में आती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पर वो स्टूडेंट आते हैं और वो ये बोलने लगते हैं कि मैम यहाँ पे वो वाली फैकल्टी नहीं आई, ये नहीं आई। उसे समझ में नहीं आता है क्या हो गया है। तभी वो उसे बोलते हैं कि पता नहीं कुछ हुआ है क्या? मुझे भी नहीं पता है, वो लोग आए हैं। तभी यहाँ पर वो 1 क्लासेस ले लेती है, 2 क्लासेस लेती है, बट यार इससे ज़्यादा क्लासेस वो उसके स्टैमिना नहीं रहता है। यहाँ पर वो उसके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है।
यहाँ पर उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उस दिन तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहती है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है। पूरे टाइम वो हैंडल कर रही रहती है। जब वो शाम का टाइम आता है तब भी वो वहाँ पर बैठ के टेंशन में रहती है। तो यहाँ पे वंशिका उससे मिलने के लिए आती है। वंशिका उससे बोलती है कि क्या हो गया है तुम्हें? तो उससे बोलती है कि हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग मतलब एकदम फ़ोन ही नहीं उठा रहे, कहाँ गायब हो गए, क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो उसे बोलती है कि एक साथ सबके फ़ोन स्विच ऑफ है। तो उसे कहती है कि हाँ, सबके फ़ोन एक साथ ही स्विच ऑफ है। एंड ये तो सबसे बड़ी क्वेश्चन वाली बात हो गई ना कि एक साथ फ़ोन सबके स्विच ऑफ कैसे हो सकते हैं? तो उसे कहती है कि आई नो व्हाट हैपेंड। तो उसे कहती है कि मतलब? तो उसे कहती है कुछ नहीं, मेरे डैड का ही काम किया हुआ है। तो कहती है पर तुम्हारे डैड का मेरे से क्या लेना देना? तो कहते हैं तो मेरे डैड का सबसे लेना देना है। मेरे करीब जो जो लोग हैं वो उन सबको डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे हैं। रुको एक मिनट, तुम्हारी फैकल्टी वालों का एड्रेस जानती हो तुम? तो उसे कहती है कि हाँ, एड्रेस तो मैं जानती हूँ, चलो चलते हैं। ये लोग वहाँ पर स्कूटी पे बैठते हैं और वहाँ पर जाते हैं। तभी वहाँ पर जाकर देखते हैं, उसे बोलते हैं कि फ़ोन जो होता है वो स्विच ऑफ क्यों है आप लोगों का? तो उसे कहती है कि वो एक्चुअली में ना फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी तो स्विच ऑफ हो गया। तभी यहाँ पे आरोही बोलती है बट आप एज़ अ फैकल्टी हैं, मेरे यहाँ एज़ अ आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, आप सडनली से इतना टाइम हो गया, आप आएँगे नहीं तो कैसे चलेगा? बच्चे तो आप ही लोगों का राह देख रहे रहते हैं ना। तभी वो कहती है कि अरे वो आज मुझे कुछ ज़रूरी काम हो गया था। तभी वहाँ पे वंशिका अपने वही बॉसी एटीट्यूड में रहती है और वो उन लोगों को सीधे-सीधे बोलती है, मिस्टर महाजन ने आपको कितने पैसे खिलाए हैं ताकि आप यहाँ कोचिंग क्लासेस में ना आ पाएँ? और साथ ही साथ आपको एक ऑफ़र भी दिया होगा फर्दर कोचिंग क्लासेस में अटेंड करने के लिए। तो कहते क्या? तो कहते सच-सच आप खुद बताएँगी या फिर मुझे सच पता करना भी आता है? तभी वो एकदम से बोलती है कि मैम वो तो उसे बोलते हैं मैम मैम मत करो, सच-सच बताओ। तभी वो उसे बोलती है कि हाँ मैम, वो मिस्टर महाजन ने हमें ये सब दिया है और मिस्टर महाजन ने हमें पूरे हैवी मतलब अमाउंट्स ऑफ मनी दिया है और उनसे कहा है कि कोचिंग क्लासेस इनकी छोड़ दें। अगर अगर हमने इनकी कोचिंग क्लासेस को जॉइन किया ना तो वो मेरे 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 जो हस्बैंड है ना उनकी उनकी जॉब खा जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आरोही जो रहती है वो सिर्फ वंशिका की तरफ देख रही रहती है। वंशिका के लिए ये कुछ भी चीज़ शॉकिंग नहीं थी क्योंकि अपने डैड का क्रूअल नेचर वो बहुत अच्छे से जानती थी। तभी वो कहती है बट तुम्हारे डैड ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो कहती है चलो दूसरे फैकल्टी से भी मिलते हैं। एक्चुअली वहाँ पर तीन तीन फैकल्टीज रहती है। तो जब वो तीसरी फैकल्टी के पास जाते हैं तो तीसरी फैकल्टी भी बोलती है कि मेरे बेटे का एडमिशन इस कॉलेज में है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने यहाँ पर पढ़ाना बंद की नहीं किया तो वो मुझे वहाँ से कॉलेज से निकाल देंगे एंड इवन मेरे बेटे को तो फेटन भी मिली हुई है। तभी उसे समझ में आ जाता है और जो दूसरी वाली रहती है उसके भी वो तो खुद मतलब सिंगल रहती है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें और कहीं पे भी अगर कोचिंग अगर तुमने इधर फिर से ज्वाइन किया तो आगे जाके तुम्हें कहीं और पे भी क्लासेस मतलब मिलेगी नहीं। इस तरीके से तो उसको पूरे तरीके से समझ में आता है। तभी ये दोनों वहाँ पर जाते हैं मतलब अपने क्या बोलते अपार्टमेंट में जाते हैं जो उसने किया लिया था। उधर जाके वो दोनों चाय पी रहे रहते हैं। कहते हैं योर डैड डू दिस थिंग्स। तो उसे कहती है तुमको क्या मजाक लग रहा था? वंशिका कहती है मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरे 4 मंथ्स हो चुके हैं। 4 मंथ से मुझे जॉब नहीं मिल रही है। 4 मंथ से मेरा करियर पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ यहाँ पर? तो उसे कहती है कि बट दिस इज़ क्रूअलनेस। तो कहती है ये तो शुरुआत है, मेरे डैड तुम्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम यहाँ से दूर रहो, तुम मुझसे थोड़े दिन डिस्टेंस में मेंटेन करो। तो कहती है नो, अगर तुम्हारे डैड यही चाहते हैं तो मैं डिस्ट्रॉय होने के लिए भी तैयार हूँ। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है तुम नहीं समझ रही हो, डिस्ट्रॉय तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम मजाक नहीं है ये सब चीज़ें, तुम प्लीज़ समझो। तो उसे कहती है मैं नहीं समझ रही हूँ,
मुझे बस तुम चाहिए, मतलब तुम चाहिए। आई लव यू एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट। मैं कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। डिड यू गेट दैट? तो उसे बोलती है कि जिद मत करो। तो उसे कहती है अगर जिद की बारी है तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, बात खत्म, तुम मुझसे अपने आप से मुझे अलग नहीं कर सकती हो। तभी उसे बोलते है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग करना भी नहीं चाहती हूँ, बट तुम मेरे डैड को नहीं जानती हो, वो पूरे तरीके से हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उसे कहती है तो मैं बर्बाद होने के लिए भी तैयार हूँ। थोड़े टाइम के बाद ऐसा होता है कि जहाँ पर उसकी जो कोचिंग क्लासेस इतनी ज़्यादा चलती थी, आज वो पूरी कोचिंग क्लासेस में बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम चिड़चिड़े से जाते हैं और खुद ही वो कोचिंग क्लासेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पहले जो फैकल्टीज़ थी वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती है और इन लोगों ने ये जो फैकल्टीज़ ली रहती है उनको पढ़ाना नहीं आ पाता है। अच्छी फैकल्टीज़ जो उनको लेनी रहती है वो मिल नहीं रहती है। आरोही एक बार क्लासेस को अटेंड करे तो कितना ज़्यादा अटेंड करे, उसकी पूरी लाइफ को वो डिस्ट्रॉय करने के जाते हैं। ऐसे 6 मंथ बीत जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ हो चुके रहते हैं, 2 मंथ्स और बीत के टोटल 6 मंथ हो जाते हैं। इस 6 मंथ्स तक पूरी की पूरी एक्सपेंसेस बियर जो चल रहे थे यहाँ पर आरोही कर रही थी। वो इवन अपने ब्रदर्स के साथ भी वंशिका कुछ नहीं लेती थी और उसकी जितनी भी सेविंग्स थी वो अपनी सेविंग्स भी पूरे दाव पे लगा चुकी थी। पर एक टाइम आता है कि यहाँ पे जो उसके ब्रदर्स रहते हैं, उसके ब्रदर्स भी अब उसको पैसा देना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके ब्रदर्स के भी जो अकाउंट्स रहता है उन सबको भी ब्लॉक कर दिया रहता है उसके डैड ने। और उसके डैड ने भी कह दिया रहता है कि अगर तुमने वंशिका को अगर कुछ भी सपोर्ट किया तो हम तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। और हालांकि उसके ब्रदर ये सब करना तो नहीं चाहते थे, बट उसके जो डैड थे वो इतने क्रूअल थे कि उसके ब्रदर्स के भी ऊपर ये पूरे थ्रेटन्स डाल के रख दिए थे। और वो उसको सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे, जो मैं कर रहा हूँ भलाई के लिए कर रहा हूँ, वंशिका खुद वापस आ जाएगी, तुम लोगों ने के लाड और प्यार की वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं समझे तो मैं जो तुम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं ना, तुमसे सब कुछ लेके तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बेदखल ना करूं तो इट्स द टाइम कि तुम ये सब चीज़ों को समझो। वो ऐसे बोल देती है। और जब उसे वंशिका को ये सारी बातें पता चलती है तो वो कुछ एकदम नया नहीं था उसके लिए। उसे जानती थी कि उसके डैड कितने हद तक चीज़ों के लिए सब चीज़ें कर सकते हैं और चीज़ें मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसे पहले से पता था कि वो बस नॉर्मल रहती है। तभी वो आरोही की तरफ देखती है तो एक दिन ऐसा होता है कि आरोही की जो मॉम की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और आरोही की मॉम की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वो टेंशन लेती हैं। टेंशन की तरीके से उनकी जो किडनी में ऑलमोस्ट मतलब इन्फेक्शंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका रहता है और उसके ऑपरेशंस के लिए सामने के सामने 15 लाख रुपए चाहिए रहते हैं। जैसी ये वाली बात आती है 15 लाख रुपीज़ की, तो यहाँ पर ना आरोही जब अपने घर पे जाती है तो वो देखती है कि उसके पास 15 लैक्स क्या, उसके पास तो 2 लाख रुपीज़ भी बहुत मुश्किल से थे। हालांकि वो घर का पूरा खर्चा उठाती थी, सेविंग्स के लिए उसके पास 2 या 3 लाख रुपीज़ ही थे। और जब से वंशिका ने अपनी जॉब छोड़ी थी तब उसके पास कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर उसकी मॉम काफ़ी सीरियस मोड पे रहती है। छोटी जो रहती है अपनी दीदी के पास आकर रोती है और बोलती है कि मम्मी को बचा लो, मम्मी को बचा लो। सब लोग यहाँ पर ना पैसों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, सब चीज़ हैंडल करने की कोशिश कर रहे रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना अमाउंट नहीं हो पाता है, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मतलब इशू होने लगता है और प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब बहुत होने लगता है। तभी वो वहाँ पर जाती है, लोन के लिए अप्लाई करती है, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करती है और सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा रहता है। एक तरीके से देखा जाए तो उसको ना कहीं से पैसे भी उधार नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। इवन यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो भी अपने कॉन्टैक्ट्स करती है, वो अपने ब्रदर को भी इवन कॉल करके बोलती है, लेकिन उसके ब्रदर्स भी हाथ खड़ा कर देते हैं, सब खड़े कर देते हैं। अब उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे उसके डैड के पास जाना पड़ेगा और अपनी सास को बचाने के लिए वंशिका यहाँ से अपने डैड के पास जाती है। ऑफिस में जाती है, अपने डैड के कैबिन में डायरेक्ट जाती है और रात का समय था 8 PM, जब उसके मतलब ऑफिस में कोई भी नहीं था। वो उसके वहाँ खड़ी होती है, उसे बोलती है कि आप जीत गए, आप जो करना चाहते थे आप कर चुके हैं और आपको जो करना था कर चुके हैं। आपने मुझे पूरे तरीके से झुकाने के लिए
आपने जो करना था आप कर दिए। इवन आप इतने गिर चुके हैं कि आपने गिरते हुए मतलब मेरी ही फ्रेंड की उसका करियर तक डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या चाहते हैं आप मुझसे? तो उसे कहती है कि चाहते तो हम यही हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेना चाहता था। तुम्हें मैंने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा डैड हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा लीनियर हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ डैड का बिहेवियर हटा के एक एम्प्लॉयर का बिहेवियर चाहोगी तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस तरीके का हूँ। वही मैंने तुम्हें दिखाया। 6 महीने काफ़ी ज़्यादा लग गए मुझे, हालांकि तुम्हें 6 महीने तक तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन लेकिन आखिर देखा ना, मैं जीत ही गया कि तुम्हें मेरी चौखट पे आकर मुझसे ये सब चीज़ें बात करनी चाहिए। मुझ पे गिड़गिड़ाते हुए मुझसे भीख मांगो, तब जाके मैं तुम्हारी दोस्त की मॉम को बचाने के लिए 15 लाख क्या 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, या तक ये बोलो 1 करोड़ रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। बट तुम्हें मेरी शर्त पे मानना पड़ेगा। तुम्हें मेरे घर पर आकर वहीं पे घर पे रहना पड़ेगा। तुम्हें मेरी ही कंपनी में जॉब करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी तुम्हारी फ्रेंड की मॉम को बचाऊंगा भी नहीं। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम अपनी फ्रेंड की मॉम को बचाना चाहती हो या फिर तुम ये चाहती हो कि मैं क्या करूं। आई होप अगर तुम यहाँ पर आई होगी तो तुम अपने माइंड सेट के साथ आई होगी। यहाँ पर आके मेरे साथ नेगोशिएशन वाला गेम तो नहीं खेलोगी ना। वंशिका उसकी तरफ देखती है और वो सोच ही रहती है कि मेरा डैड इतना क्रूअल इंसान और इतना गिरा हुआ इंसान भी कैसे हो सकता है। तभी वो अपने डैड की तरफ देख के बोलती है, जो भी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बट एट प्रेजेंट आपको 15 लाख रुपीज़ दे के डायरेक्टली वो पैसे का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उसे कहते डन, मेरा एक फ़ोन कॉल पे ऑपरेशन हो जाएगा। और वो उसे बोलते करिए। तो उसे वो फ़ोन कॉल करती हैं और वहाँ पर फ़ोन कॉल करने के बाद मतलब एकदम से बात करती है और वहीं के वहीं वहाँ पर जो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स आ जाते हैं उसकी मॉम को ऑपरेशंस करने के लिए, वो सब आ जाते हैं। आरोही देखती रह जाती है कि अभी तक कोई डॉक्टर्स उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। सब यहाँ पर आ जाते हैं और इवन डॉक्टर्स ये भी कह देते हैं कि योर अमाउंट हैज़ बीन पेड, यू डोंट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ऐसे करने लगते हैं। वो उसे बोलते हैं कि कैसे क्या हुआ है। तभी वो वंशिका को कॉल करती है तो वंशिका उसका कॉल कट करती है। तभी वो उसे बोलती है, तभी उसके फादर कहते हैं कॉल कर लो, तुमसे ही पूछ रही होगी कि कैसे हुआ है। तो कहते मैं बाद में बात कर लूँगी। कहते कल से आकर कंपनी ज्वाइन करना स्टार्ट करो और दूसरी चीज़ अपने घर पर आओ, वो भिखारी वाले घर पे मत रहो। वैसे भी तुम वंशिका महाजन हो, एक महाजन ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की लौती बेटी। तुम्हें मैं पहले से प्यार से समझा रहा था लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। और हाँ, यहाँ पर आ रही हो तो अपने लिमिट में रहना, अपने काम से काम करना। मेरे मेरे काम या मेरी चीज़ों पे घुस के देखने के चीज़ें की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने फिर से ये अपनी हरकतें अगर स्टार्ट कर दी तो इस बार तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करूँगा, पर जिसके लिए तुम जान छिड़कती हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। तभी यहाँ पे वंशिका उसे देख के बोलती है क्या कहा आपने? तो कहते तुम्हें क्या लगता है मैं जब स्पाई के लिए छोड़ सकता हूँ तो मुझे ये नहीं पता रहेगा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इवन आई डोंट केयर कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, बट मेरे लिए ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है कि तुम यहाँ पर आकर रहो। ये सारी बात सुनने के बाद ना यहाँ पर वंशिका अपना सर हिलाती है और चुपचाप यहाँ से चली जाती है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे बुरा लगता है कि आखिर वो भी एक स्टबर्न लड़की थी, अपने डैड के सामने झुकना नहीं चाहती थी, बट एक टाइम पर आकर वो अपने डैड के पास झुकती है। वहाँ पर उसकी मॉम का ऑपरेशन होता है और जैसी वंशिका वहाँ से जाती है, मतलब वंशिका के पास आरोही आती है और आरोही आकर उसे बोलती है कि मेरी मॉम को ऑपरेशन हो गया। तो उसे कहती है पता है मुझे, तुम अपनी मॉम का ख्याल रखो। तभी कहते हैं क्या तुम अपने डैड के साथ सौदा करके आई हो? तो उसे कहती है कि वो मेरे डैड है, वो जो चाहते थे उन्हें मिल गया, मैं हार गई, फ़र्क नहीं पड़ता है, आंटी सेफ है ना? तो उसे कहती है बट वाई? तो उसे कहती है नो बाय नो बट, ओके यू हैव टू स्टे, मुझे मेरे डैड के पास जाना होगा।
और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। काफ़ी ज़्यादा वो रोती है, काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब हर्ट होती है और उसके आँखों में आँसू आ जाते हैं। तभी वो अपने मोबाइल में देखती है, उसे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है। जैसे वो चीज़ों को देखती है तो उसे ना कुछ ऐसे कोट्स मिलते हैं जिस कोट्स को पढ़ने के बाद उसे लाइफ में ना एक ऐसा लगता है कि कुछ तो चीज़ें एंथुसियास्टिक होनी चाहिए। और यहाँ पर ना वो अपने डैड यहाँ से सबके सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मतलब आरोही अपने घर की तरफ जाती है और अपनी मम्मी का पूरे तरीके से ख्याल रखना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है उसे ना चाहते हुए भी अपने डैड के कहने पर उसे वो कंपनी ज्वाइन करनी रहती है। उसके डैड ये बहुत अच्छे से जानते थे कि वंशिका का दिमाग ना बहुत ज़्यादा तेज दिमाग है। वंशिका बिजनेस के लिए एक आइकॉन बनने की क्षमता रखती है। उसके डैड ने उस पर ये शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि वो जानते थे कि उसकी जो बेटी हैं वो इतनी पावरफुल है कि जब अगर उनके बिजनेस पे अगर वो आएगी और उसका खुराफाती दिमाग अगर चलेगा तो उस बिजनेस को वो अदर लेवल पे लेके जाएगी। पर यहाँ पर चीज़ें उसके डैड के हिसाब से तो अगेंस्ट हो जाती है। वो चाहते थे तो ये उनकी बेटी बिजनेस पे आए पर उनके नक्शे कदम पे चले। अगर वो अपनी बेटी को बोले कि अगर मैथ प्रैक्टिसेस करनी है तो वो करने के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ पर वंशिका अपने ही उसूल कायदे इन सबको सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी देती है। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से उसके डैड को उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था। हालांकि वो अपने उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बट प्रॉब्लम यहाँ हो गई थी कि उसके डैड कितना भी प्यार कर लें या कुछ भी कर लें पर वो भी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे। वक्त इतने ही तेज़ी से बीतता रहता है और यहाँ पर वो ये डिसाइड करती है कि अब वो अपने बिजनेस पे मतलब जो आरोही ये डिसाइड करती है कि अब वो अपने कोचिंग क्लासेस पे पूरे फोकस करेगी। लेकिन जो उसके डैड रहते हैं मतलब वंशिका के डैड जो रहते हैं वो उसके बिजनेस को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कगार पर आ जाते हैं। पहले से ही बैड डेब्ट्स हो चुके रहते हैं क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा उसने ना लोगों से पैसा उधार लिया था आरोही ने, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत यहाँ पे ख़राब रहती थी तो उसकी मतलब उधार लिए थे उसके मॉम से पैसे लिया। यहाँ पर उसे ये चीज़ जब वो घर जाती है तो पता चलता है कि उसका जो ब्रदर है, इवन वो छोटा वाला ब्रदर उसका इतना बड़ा नालायक इंसान है कि उसने कितने लोगों से माल प्रैक्टिसेस मतलब जुआ इन सब के लिए पैसे लिए रहते हैं, जिसकी वजह से उसके पास ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा बैड डेब्ट्स हो जाता है। उसकी कोचिंग क्लासेस चल नहीं रहती है। वो अपने ही एकदम प्रॉब्लम्स में उलझी हुई रहती है। उसकी मॉम अभी अभी की अभी हॉस्पिटल से वापस आई थी 15 लाख रुपीज़ का ऑपरेशन करना। मतलब हालांकि वो ये पैसे उसे रिटर्न नहीं करने हैं क्योंकि वंशिका कभी भी वो पैसे लेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में ये रहता है कि उसकी जो खुद की गर्लफ्रेंड है शी डिस्ट्रॉय हर सेल्फ। मतलब उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया अपने डैड के मतलब अपने अपने डैड के सामने, क्योंकि उसकी मॉम एक अच्छे से रह सके। इस चीज़ का बोझ भी जो आरोही रहती है उसके अंदर रहता है। अब वो जितना ज़्यादा वो बिज़नेस पे फोकस करना चाहती थी बट वो बिज़नेस उसका चल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वंशिका जो रहती है वो अपने जब वहाँ पर जाती है तो उसके जो डैड रहते हैं वो इतना ज़्यादा काम उसको दे देते हैं, पूरे काम इतनी ज़्यादा वर्क लोडेड दे देते हैं, पूरे काम मतलब ऐसे भरे पड़े रहते हैं। वो पूरे काम की तरफ देखती है कि उसको ना सांस लेने की तक प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। इतने टाइम से जो वो 6 मंथ्स के जो गैप में थी ना, उसके डैड उसे उन सब चीज़ का बदला लेते हैं। इस सिचुएशन में उसके जो ब्रदर रहते हैं वो सब भी आते हैं। उसके ब्रदर कहते हैं कि तुम छोटी ठीक तो हो? तो उसे कहती है कि ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। तो उसे कहती है आप लोगों को तो अच्छा लगा बट इवन मैं तो खुश नहीं हूँ ना। वंशिका डायरेक्टली ब्लंट तरीके से कह देती है। तभी वो उसे कहती है कि पर बेटा आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ पर आना ही था, ऑफ कोर्स ये तुम्हारी कंपनी है। तो कहती है लेट मी करेक्ट दैट, दिस इज अ कंपनी ऑफ दी महाजन। ये महाजन ग्रुप है और ये मेरे डैड की कंपनी है, इससे मेरा ताल्लुकात कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आती हूँ क्योंकि आई एम अ एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। तभी उसके जो डैड रहते हैं वो ये बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम एक एम्प्लॉय हो और एक एम्प्लॉय के हिसाब से ज़्यादा बकवास करना मुझे पसंद नहीं है, काम पे फोकस करो। और वो चुपचाप काम कर रही रहती है। वक्त तेज़ी से बीत रहा रहता है।
और यहाँ पर जो जानशील रहती है और हमारी छोटी रहती है, इन लोगों का रिलेशनशिप्स मीन्स ऐसा रहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम भी काफ़ी अच्छे से स्पेंड करते हैं, जो जो वीडियो कॉल्स में टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को बहुत सपोर्टिव कर रहे थे। जानशील के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था कि कुछ भी हो जाए इस ड्यूरेशन में, वो इस बार किसी भी हाल में अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को छोड़ेगी भी नहीं। वो 1 मिनट भी उसे नहीं छोड़ेगी कि ताकि वो डिप्रेस्ड हो या कुछ हो। पर यहाँ पे जानशील एक चीज़ अपने दिमाग में रखती है कि अब उसको समझ में आ जाता है कि उसे अपना करियर भी ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पे छोटी को समझ में आता है कि उसे अपना करियर भी इम्पोर्टेंट पे रखना है और उसकी लड़ाई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से है। मतलब इस बिजनेसमैन से लड़ाई है जिस बिजनेसमैन से वो चाह कर भी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। मतलब वो चाहती है कि वो कुछ करे बट शी इज़ अनेबल टू बी डू एनीथिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है, वो अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी रह जाती है कि इस ड्यूरेशन में वो बहुत बार कोशिश करती है कि वो अपना टाइम निकाले और टाइम निकाल कर यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाए। लेकिन उसके डैड और वहाँ की जो टीम रहती है, जिसको काफ़ी ज़्यादा पूरे तरीके से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि यहाँ पर अगर आरोही गलती से भी अगर उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाए तो उससे पहले पहले तुम्हें ये काम करना है कि तुम्हें यहाँ पर उसको काम का लोड इतना ज़्यादा दे देना है कि जिसकी वजह से वो काम मतलब टाइम ही ना निकाल पाए। और यही एक रीज़न रहता है जिसकी वजह से काफ़ी टाइम हो जाता है कि वो दोनों मिल नहीं पाते हैं। इवन वीकेंड्स का टाइम रहता है, वो बहुत कोशिश करते हैं कि वीकेंड्स के टाइम में मिले, एक दूसरे से बात करें, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि वीकेंड के टाइम्स पे भी वो लोग नहीं मिल पाते हैं। वो काम का वर्कलोड कर रहे थे, कभी कभार तो उसके डैड इतने क्रूअल तरीके से बिहेव करते थे कि उसको काम का इतना ज़्यादा वर्कलोड दे देते कि उसको सीधे सीधे बोल देते थे कि तुम्हें यहाँ से ना बाहर जाना है। मतलब वो आउट ऑफ सिटी उसको भेज देते, उसको काम का इतना ज़्यादा ओवरलोडेड कर देते थे कि वो बेचारी सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो जाती थी। आरोही ये सब चीज़ें देख रही थी बट उसके अंदर से एक ही चीज़ लग रहा था कि अगर आज उसकी मॉम की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं होती तो शायद शायद यहाँ पर वंशिका की ये हालत नहीं होती। हैप्पीनेस तो दूर दूर तक गायब ही हो चुकी थी इनकी लाइफ से। ऐसा लग रहा था दे आर फेसिंग देयर स्ट्रगलिंग पीरियड। मतलब वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। मतलब वो अपना इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड हैंडल कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अब एक दिन ऐसा हो जाता है कि अति हो जाती है। मतलब करीब 2 महीने हो चुके थे, ये 2 से महीने हो गए थे, 2 महीने से ये दोनों एक दूसरे को देखे तक नहीं थे। मतलब इतनी ज़्यादा अति हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है, अब उससे रहा नहीं जाता है और वो क्या करती है, यहाँ से डायरेक्ट अपनी गाड़ी उठाती है और सीधे के सीधे वंशिका के घर पे चली जाती है। वंशिका के अपार्टमेंट में जाती है, वहाँ पर नॉक नॉक करती है। तो वंशिका रात को सो रही रहती है, करीब वो 1 बजे का टाइम रहता है और 1 बजे ही चली जाती है वो। उसे इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि उससे रहा नहीं जा रहा था। वो रात के 1 बजे वहाँ पर पहुँचती है और तभी वो देखती है तो यहाँ पे वंशिका जाके डोर ओपन करती है, क्योंकि हालांकि इन दिनों ऐसा हो गया था कि वंशिका को भी नींद नहीं आती थी। उसको हर दिन अपनी जो लाइफ रहती थी वो वर्थलेस दिखती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो एक स्लेव बन चुकी है। एक लड़की जो लाइफ में इतना सब कुछ अचीव करना चाहती थी, अब वो स्लेव बन गई है। तो जैसे वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर उसे आरोही को देखती है। वो उसकी तरफ देख के स्माइल करती है वंशिका और बाहर आकर उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर की तरफ खींचती है, उसे बहुत टाइटली हग करती है। उसके बोलने से पहले ही वो सबसे पहले उसे लिप किस कर देती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। दोनों का किसिंग लेवल भी इतना ज़्यादा हाई था कि दोनों के बीच की इतनी तड़प थी कि बात बाद में करेंगे, पहले एक दूसरे के साथ किस करेंगे। दोनों किस करते करते बेडरूम में चले जाते हैं और बेडरूम का डोर नॉक करते हुए यहाँ पर वंशिका जो को एकदम से धक्का देती है आरोही, और आरोही उसके ऊपर आकर उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। वो उसके नेक पे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। उसके नेक को वो सक करती है, उसके नेक को वो पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। एक एक अलग ही दोनों के बीच में एक अलग ही मतलब एक अलग ही इंटरेक्शन होता है। दोनों एक दूसरे से बात करने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं और एक दूसरे को छोड़ने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को लिप पे लिप किस करे जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है
वो आरोही की तरफ देखती है और स्माइल करती है, क्योंकि उसे हंसी आती है कि उसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड जो उसके लिए आई है और उन लोगों के बीच में बातें ही नहीं हो रही है और वो दोनों किस पे किस करे जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर करने के बाद यहाँ पर वो उसे बोलती है, रहा नहीं जा रहा था क्या मेरे बिना? तो उसे कहती है, आपके बिना रहना पड़ जाए तो मेरी लाइफ कितनी बेकार हो जाएगी, आपको पता है ना? हाउ मच आई मिस यू, डिड यू नो दैट? तो उसे कहती है आई नो हाउ मच यू मिस मी एंड आई एम रियली रियली सॉरी यार, इन दिनों मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी प्रॉब्लम्स में फंस चुकी हूँ। डैड नहीं हो गए हैं वो मेरे। मुझे तो कभी कभार फीलिंग आती है कि मैं एक हिटलर के साथ डील कर रही हूँ। तो उसे कहती है, आई कैन अंडरस्टैंड, दीज डेज आपके लाइफ के सबसे वर्स्ट डेज चल रहे हैं। तो उसे कहती है, वर्स्ट डेज इज़ अ शॉर्ट वर्ड एक्चुअली। मेरी तो इस टाइम पे वर्ड्स से भी ज़्यादा वर्ड चल रहे हैं। रात के 1 बजे घर से भाग कर आई हो, किसी को बताया? तो कहती है, छोटी को बता कर आई हूँ कि वो मैं उसके जीजू से मिलने चाह रही हूँ। और छोटी क्या बोली? तो कहती है, वो तो रेडी रहती है, वो बोलती है कि जाओ वंशिका दीदी से, वंशिका जीजू से मिलो, हमें भी तो पता चले वो कहाँ है, गायब है, मुझसे मिलने नहीं आ रही हैं। उसे बताओ तो बताओ कैसे कि यहाँ वंशिका जीजू की वाट लगी पड़ी हुई है। वो दिन भी कितने अच्छे थे ना, जब मैं तुम्हारे साथ ट्यूशन्स पढ़ती थी और लाइफ कितनी ईजीएस्ट हो जाती थी। अभी यहाँ पर देखो लाइफ कितनी ट्रबलेट हो गई है। वेल तुम ठीक हो? यहाँ पर आरोही बोलती है, तो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मतलब पहले उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, फिर वो उसे बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो उसे पूछती है, मतलब ठीक नहीं हो, व्हाट हैपन? नथिंग, ऐसे बोलती है। तभी उसे बोलती है, ओह कम ऑन, ओके टेल मी व्हाट हैपन। तो वो उसे बोलती है, कोचिंग क्लासेस बिल्कुल भी नहीं चल रही है, फैकल्टीज़ नहीं मिल रही है, फैकल्टीज़ का बात ही नहीं हो रही है। इस 2 महीने में मैंने बहुत सी कोशिश करी कि मैं सब चीज़ों को हैंड ओवर कर लूँ, चीज़ें करूँ, बट नहीं हो रहा है कुछ। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो उसे कहती है, एंड कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मम्मी के ऑपरेशंस के टाइम पे मैंने भी कुछ लोगों से लोन लिया था। तो उसे कहती है, कितने का लोन है? तो कहती है, कम ऑन, ओके यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट। तो उसे कहती है, आई एम जस्ट आस्किंग। तो कहती है, 2 लाख रुपए उनके चुकाने हैं, कोचिंग से भी जितना पैसा आता है उससे मतलब घर चल रहा है बस जैसे तैसे। और अभी प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि मतलब पता चला है वो छोटे ने भी बहुत ज़्यादा खर्चे कर लिए हैं इन दिनों, और उसने पैसों का इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें। तभी वो हंसते हुए बोलती है, छोटे का तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, दुनिया का सबसे माशाल्लाह इंसान है वो। डू यू नीड एनी हेल्प? तो उससे कहती है कि नो, आई डोंट नीड एनी हेल्प, दिस इज़ अ मनी मैटर, वो हम वो हैंडल कर देंगे, आई नीड यू। तो उससे कहती है, हनी आई एम ऑलवेज विथ यू, डोंट वरी फॉर दैट। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करते हैं, और तभी वंशिका कहती है कि लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। तो आरोही उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोलती है और कहती है, हाँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।